श्यामलां मलय जटितनां तस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। ना इसको बांटो गांधी संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर, वो तमाम मेहमान जिनसे मैं आपका सबसे पहले तारुफ करा देता हूं, फिर उसकी तरफ रुख करता हूं जो बाहर से लोग आए हैं जिनसे मुलाकात संभव होगी। जी बिल्कुल, आइए, आ जाइए, बहुत आराम से तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। कहाँ से आना हुआ है आपका? कहाँ से आना हुआ है? कहाँ से आई? भागलपुर से। भागलपुर से, वाह क्या बात है, शो के लिए आई हैं, मैं समझ गया। बहुत बहुत आराम से बैठिए और उम्मीद करते हैं कि 1-1.25 घंटा जो ये शो है ये बड़े आराम से चल जाएगा, क्योंकि दिल्ली में कोई भरोसा नहीं है कि बारिश कब चलेगा। बहुत अच्छी बात है। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके सबसे पहले तारुफ अरुण त्रिपाठी जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से ताली बजाई जाए पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जब्बार राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित एनजीओ का, मैंने कल इनको एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा है, ये उसमें लग गए हैं और उम्मीद है 1-2 दिन में रिजल्ट भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रमनीश वस जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। कहिए, बोलिए। एक तो सेल्फी, एक सेल्फी वाला बांग्लादेश में। हाँ जी, बांग्लादेश में। आप बांग्लादेश से? की वाह, तो इधर कैसे आना हुआ? पुर्तगाल एम्बेसी फेस। अच्छा, पुर्तगाल एम्बेसी जाना है। ओहो, तो बांग्लादेश से आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। माता जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? भागलपुर से। आप बैठिए, पहले आराम से बैठिए, पानी वानी चाय वाय की व्यवस्था करिए और शो को स्टार्ट करते हैं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। जी मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, बातचीत करूंगा मैं उन तमाम सारे लोगों से जो आज यहां पर मौजूद हैं। शो में कल बात हुई, उसको मैं आज शुरुआत में कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है शो में डिसिप्लिन। प्लीज और प्लीज, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपस में इतना हल्ला न मचाएं कि दिक्कत पैदा हो जाए। और ये बात मैं यहां इस बेंच में कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया डिसिप्लिन बनाए रहें और बहुत जरूरी है डिसिप्लिन में रहना। अदरवाइज ये आप दूसरों को शिक्षा देते हैं, अपने के ऊपर लागू होती है। और दूसरी बात मैं तमाम जो जनता मौजूद है उससे कहना चाहता हूं, आप समाज में बहुत सारी चीजें तब्दीलियां लाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें बदलना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे बिहेव करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम किस तरह का आचरण करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण, उसी का प्रभाव पड़ता है। प्लीज यहां पे जितने लोग मौजूद हैं मैं उनसे बहुत कार्यबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बहुत विनम्रता के साथ शो देखते हैं और विनम्रता के साथ शो करूंगा। मैं आपसे बात जरूर करूंगा आके। जी कहां से आना हुआ साहब? दिल्ली से आया हूँ जी, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। क्या नाम है साहब? मनीष मुदगल।
मनीष मुदगल जी। मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं शो के बारे में या शो के अलावा कुछ कहना चाहते हैं? समाज, देश, क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या चीज अखर रही है? देश इस समय कहाँ है, किस जगह है? सर एज ए जनता तो आचरण जिसका है वो सही है, लेकिन देश के जो लीडर बने हुए हैं उनका आचरण देख के थोड़ा सा कभी कभी तकलीफ होती है जी। क्योंकि जिस हिसाब से पार्लियामेंट में बिहेव चलता है, जिस समय विधानसभा में बिहेव चलता है, हाँ। जो मंत्रियों की टीवी पर डिबेट या जो शब्दावली की जो पराकाष्ठा लोग बाग जो पार कर देते हैं, वो शायद जनता के लिए थोड़ा सा चिंता की बात है। थोड़ा सा नहीं, बहुत चिंता का विषय है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं और क्या सीख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? झारखंड बोकारो। झारखंड बोकारो। रामायण गुप्ता। रामायण गुप्ता, एक बार अभी आए थे बीच में आप। 6/7/23 को मेरा शूटिंग हुआ था, आपने इज्जत। अरे बस वो याद है, वो फिल्म बहुत बढ़िया थी। 6/7/23 को यहीं आए थे आप। ऐसे ना देखिए रमनीश, ये शूटिंग है। आप सोचे ना कि आप आके बैठ गए, आप पे हीरो हैं। आप हीरो नहीं है यहाँ पे, हीरो वही हैं जो सामने खड़े हैं। ये खड़े, ये सब हीरो हैं। इस मुगालते में ना रहिएगा आप। अरे आपसे मतलब आप मैथिल जी, ये ना सोचिएगा आप हीरो हैं। हीरो कतई आप नहीं है। हीरो यहाँ पे 6/7/23 में ये हैं। वाह क्या बात है। क्या नाम हो गया? रामायण गुप्ता। रामायण गुप्ता। सही समाज बोकारो के हम जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा पद भी है। सनही समाज का मतलब होता है मोदी जी का समाज। अब तो भाई बड़ी बात हो गई। तो बात फ्रांस की चल रही थी, झारखंड तक आ गई है, या झारखंड से बात फ्रांस तक चली जाएगी। फ्रांस ने अपने सबसे बड़े अवार्ड से मोदी जी को नवाजा है। 14 अवार्ड मिले हैं, 5 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मानवाधिकार जो है वो बड़ा उल्लंघन हुआ है। वो इस वक्त भी उन्होंने याद दिलाई है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि 14 अवार्ड मोदी जी को मिले, 5 इंटरनेशनल संस्थाओं के अवार्ड हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस पर आवाज भी उठाई है कि नहीं, इस वक्त मानवाधिकार जो उल्लंघन है उसकी तरफ, यानी वो मणिपुर की तरफ अंदाजा वो ले जा रहे हैं ध्यान कि वहां का रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है। तो मैं कांग्रेस से सबसे पहले अपील करूंगा, शो का स्टार्ट करता हूं, आगाज करता हूं और धीरे धीरे लोगों को जोड़ता जाता हूं। जी देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार मेरा। मैं कांग्रेस पार्टी से हूं और बिल्कुल आपने कहा ना कि 14 अवार्ड मिले हैं। ये गर्व की बात है कि भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड मिले। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है कि वो वहां गए, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन चिंता का विषय है, हम अपने मुखिया से अगर चिंता का विषय नहीं कहेंगे तो हम फ्रांस से जाके चिंता का विषय नहीं कहेंगे, हम अपने मुखिया से कहेंगे। चिंता का विषय है कि आप फ्रांस चले गए, मणिपुर की तरफ झांके भी नहीं। आप दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, पूरा दिल्ली जलमग्न हो गया है, एक चू तक नहीं कोई बोल रहा है। आप किसी शोषित वंचित दलित के घर नहीं जाते हैं। अब बताऊं क्यों? क्योंकि मोदी जी ये चीज भूल गए कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। हमारे गांव में जब किसी को शादी विवाह होता है, मोटरसाइकिल मिल जाता है, गर्दा मचा देता है, रगेत देता है पकड़ के, सब परेशान हो जाता है। वैसे ही प्रधानमंत्री जी को जनता के पैसा से 8,500 करोड़ का जहाज मिल गया है। अब क्या पूछना, पूरा एकदम लेके रगेते हुए हैं पूरा देश। अरे भाई, आप अपना देश का भी तो चिंता करिए। जी, बहुत बहुत विनम्रता के साथ बीजेपी एंड देन फिर शो को मैं बड़ा नहीं समझ आ रहा हूं। मैं आपके पास पूरा लिख के तैयार रखिए। आप हीरो है 6/7/23। क्या यार ये डेट हमें लग रहा है उसके बाद नींद ही नहीं आई होगी आपको तो 6/7/23 के बाद। जी बीजेपी। प्रतीक जी, सबसे पहले आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ऊपर है आज का दिन, क्योंकि आज चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है और फ्रांस के अंदर जाकर सारे जहां से अच्छा का उद्बोधन हमने सुना है। यह भारत के लिए गौरव का विषय है जो राजनीति से ऊपर है। दूसरी बात, इन्होंने गर्दा उड़ाने की बात कही है। थोड़ा सा धूल मैं भी उड़ाता हूं, सुनिएगा। ये कहे कि आज आपके घर में कुछ हो रहा है, आप चल गए। जब गर्दा शादी में बारात की बात कही, आपके यहाँ जब शादी होता है तो घर का मुखिया काम डिस्ट्रीब्यूट करता है। तुम कैटरिंग देखना, तुम स्वागत देखना, तुम वो देखना, वो सब काम अपने लेके नहीं बैठ जाता। उसी प्रकार देश की चिंता करने के लिए अमित शाह जी मणिपुर देख रहे हैं। देश को सशक्त बनाने के लिए, बाहर जाके विदेश नीति को मजबूत करने के लिए मोदी जी फ्रांस गए हैं। और एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, पूरे देश का सम्मान है। उनको अवार्ड मिलता है तो पूरे देश।
आ गए भाई, बस तिवारी में आया। स्नेही समाज याद रखो, आ रहा हूं बस अभी 2 मिनट रुको। हाजी बाजी कहाँ से आना हुआ? यूपी से। यूपी में कहाँ से? बदायूं जिले से। अच्छा, मैं सोच रहा था पीलीभीत से आए हैं। जी, कैसे सब बढ़िया? बदायूं में हमारे गुप्ता जी भी बदायूं के ही हैं जी, यहीं पे हैं, शो में मौजूद हैं जी। कुछ कहना चाहते हैं बाजी? नहीं, नो सर। अरे क्यों नहीं बोले? अरे शर्माने की क्या बात है बाजी, थोड़ा हिम्मत करिए, बोल ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो बोल ही लेंगे। ये बोल देगा। ये कौन है? आपका एम्प्लॉई है? यहाँ पे लोग बोलने के लिए जी बोलिए, गर्दा उड़ाइए। आज तो सब गर्दा ही उड़ा रहे हैं जी। सर, जब राजनीति ऐसा हो कि पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं, लेकिन वो फूफा बनने की जो आदत आज विपक्ष को लगी है। कौन आदत? फूफा बनने की, हर बात पर नाराज हो जाएंगे। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री, आज जब शादी की बात हो रही, फूफा जी की बात हो रही, गजब है भाई। हाँ जी, हाँ, नहीं, वो विपक्ष को कह रहे हैं, विपक्ष को भी फूफा नहीं कहना चाहिए। हमारा तो ये मानना है कि किसी को कुछ नहीं कह। और वैसे फूफा जी बड़े सम्माननीय होते हैं, पर खुश कभी नहीं होते हैं। जी लगा रहे हैं। हाँ, फूफा जी देखिए, अगर आप कहते हैं दिल्ली में बाढ़ है और प्रधानमंत्री देखे, तो आप दिल्ली सरकार की नाकामियों पे पर्दा डाल रहे हैं और सारा दोष मोदी पे डाल रहे हैं। और आप बात कर रहे थे सर मानवाधिकार की। अरे हम तो देखते आ रहे हैं, इंदिरा जी जब परमाणु परीक्षण की थी, क्या उसमें प्रतिबंध नहीं लगा था? वाजपेयी जी जब किए थे तब प्रतिबंध नहीं लगा था? भारत आज कोई भी कदम उठा ले, इंटरनेशनल एजेंसियां ये नहीं देखना चाहती। वो सोचती है कि आज भी ये भारत स्नैक चामच का देश रहे, कंट्री ऑफ स्नैक चामच हमें कब वर्षों तक कहा गया। स्नैक चामच मतलब वो जो सांप को नचाने वाले। अच्छा जी, जी। दादागिरी मैंने यहाँ पे किसी की नहीं सही है और आपकी भी नहीं, बदतमीजी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम विनम्रता के साथ। वरना मैं 2 मिनट लगेगा, मैं बुलाऊंगा उन्हीं को जो फूफा जी होते हैं जी, बिल्कुल जी। सर, ये कैसे कोई बर्दाश्त कर लेगा कि एक वैसा देश जिसको विकसित भी नहीं है, अविकसित मानते थे, विकासशील भी नहीं मानते थे, उस देश का प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है, अमेरिका, रसिया, यूक्रेन सबके साथ एक साथ डील करता है, चाइना को भी जवाब देता है, पाकिस्तान को भी जवाब देता है। और हम ब्रिटेन के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, दिसंबर में लागू हो जाएगा। वो जो भारत को देखना चाह रहे थे, जो लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू या तमाम वो आप जैसे लोग, वो देश को मोदी जी अगर पहुंचा रहे हैं, तो मैं विपक्ष से ऐसा कहूंगा कि आप अपनी सरकारों की नाकामी मोदी पे मत डालिए और फूफा मत होइए। गजब है भाई, गजब। पूरा चीजें याद आपके लिए हुए हैं भाई। छोटा मुद्दा जी, टमाटर का मुद्दा। कहाँ फ्रांस, कहाँ स्नेही समाज झारखंड, अब कहाँ ये टमाटर लिया है? जरूरी है। टमाटर का मुद्दा जरूरी है। आपके घर में क्या भाव बिक रहा है टमाटर? मैं लेता ही नहीं जी। टमाटर खाते ही नहीं? बहुत अच्छा। हाँ जी, जब लेते ही नहीं हो तो खत्म करो टमाटर को। आपके यहाँ क्या बिक रहा है टमाटर? क्या भाव है? हमारे अरे परेशान ना होइए, मैं मुद्दा वहीं ले आऊंगा जहाँ लाना, यही मुझे, मैं मुद्दा घुमा के वहीं ले आऊंगा। लेकिन पहले बताइए टमाटर क्या भाव? 250 रुपए किलो। कहाँ पे? बुलंदशहर में। बुलंदशहर में 250 रुपए किलो टमाटर। ये जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ जी, मैं ये प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या हमारी ये जनता इतनी बेवकूफ है कि टमाटर और आलू प्याज का मुद्दा बने? इतनी जागरूक जनता है हमारी, इतनी पढ़ी लिखी जनता है, और ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कह रहे हैं हमारी किचन का बजट बिगड़ गया। अरे मत खाओ टमाटर, मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ। 15 दिन मत खाओ, 20 दिन मत खाओ, कौन सी आफत आ रही है? टमाटर टॉनिक कम हो जाएगा क्या? कौन सा टमाटर टॉनिक का शरीर में? बजाज साहब नाम है ना आपका? हाँ जी। बजाज साहब कल आप कहेंगे कि अरे 15 दिन सांस ना लो। नहीं, टमाटर तो नहीं खा सकते। हाँ जी, टमाटर छोड़ देना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? अब अभी 6 महीने पहले कह रहे थे प्याज छोड़ देना चाहिए, आज बोले टमाटर छोड़ देना चाहिए। हमारे देश में इतनी शक्ति है, 140 करोड़ लोग में से अगर 50% लोग भी ये चीजें छोड़ देंगे, गेहूं चावल छोड़ देंगे एक दिन के लिए, तो अनाज के भंडार बढ़ जाएंगे। और स्नेही समाज क्या क्या छोड़ रहे हैं आप? सामाजिक मुद्दा है। रुको, अभी आ रहे हैं सामाजिक मुद्दे। रुको भाई, बहुत डिस्टर्ब नहीं करना जी। जनाब कांग्रेस, देखिए अभी भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, फूफा भी बना, भाई प्लीज, फूफा भी बना दिया, अच्छी बात है। हाँ, विपक्ष में रह करके पता नहीं क्या क्या बनेंगे, लेकिन विपक्ष बहुत जरूरी है इस देश में।
सवाल पूछने के लिए, सरकार को सही लाइन पर कार्य कराने के लिए। हाँ। ये आप भी सहमत हैं, क्योंकि मैं आप भी सहमत विपक्ष के रोल में हैं। बिल्कुल। आप सत्ता पक्ष से तो नहीं हो सकते। नहीं, आप हमारी तरफ ना देखिए, अपने सवाल पहने करिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। अब देखिए, भाई ने एक सवाल किया कि मोदी जी गए, मैं पहले ही बोल दिया कि मोदी जी गए, बड़ी अच्छी बात थी। भाई ने उसको दोहरा दिया, बीजेपी से भाई मेरा बैठा हुआ है। भाई को बाद में समझ में आई, मुझे पहले समझ में आ गई थी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात यह है कि क्या मणिपुर के लिए अमित शाह जी गए तो मणिपुर में हिंसा बंद हो गई? भाई ने कहा अमित शाह जी देख रहे, अमित शाह जी को गए हुए वहां 1 महीने हो गए, हिंसा आज भी हो रही है। भाई को पता ही नहीं, भाई इस देश में है ही नहीं, मुझे लगता है अभी भी हिंसा हो रही है। अब दूसरे भाई ने कहा कि यहाँ पर पानी है, दिल्ली वालों को डूबने दो, लेकिन प्रधानमंत्री जी पानी के विषय में तो नहीं आएंगे। भाई दलित के घर में उसका हालचाल लेने नहीं जाएंगे, किसी वंचित के घर में नहीं जाएंगे, चूंकि वो कौन है? प्रधानमंत्री। अरे छोड़ो यार, अब भाई को भी अगर कभी कुछ हो जाए तो बोलेंगे प्रधानमंत्री जी कौन है भाई? वो है, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। अरे छोड़िए ना, कोई बड़ा प्रवक्ता होगा उस पे जाएंगे, कोई बड़ा उद्योगपति होगा उसके यहाँ जाएंगे, कोई बड़ा सेलिब्रिटी का अंगूठा टूट जाएगा, कोई क्रिकेटर का अंगूठा टूट जाएगा, उस पे ट्वीट करेंगे। अरे भाई प्रधानमंत्री जी हर विषय के लिए हैं, हर चीज के लिए हैं, आपको ये पता ही नहीं है। तब इस देश के लोग प्रधानमंत्री जी को इसलिए चुने, इसलिए चौकीदार कहते थे ना। कहीं नहीं अपने आप को कहे कि हम चौकीदार नहीं है। चौकीदार का मतलब हर चीज के लिए हम खड़े हैं आपके लिए, यही कहते थे ना। बहुत अच्छा। मैं कह रहा था कि याद रखना, 5 साल बाद अगर तुम ही आ गए तो तुम्हारा टेप सुनाऊंगा तुमको, फिर तब ये ना बदल जाना, पलटी ना खा जाना। नहीं, अरे करो, पलटी ना खा जाना, फिर जल्दी आइए। वेरी गुड, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरे भाजपा के मित्र ने जो बात बोली उसी में मैं ऐड करना चाहता हूं। आज 135 करोड़ भारतवासियों का जो छाती है ना, वो दोबारा 56 इंची हो गई है, क्योंकि आज फ्रांस भी हमारे द्वारा डेवलप किया गया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो अपने यहाँ पर शुरू करने जा रहा है। अरे वो यूपीआई, हाँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अरे हम पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत हम भी पढ़े लिखे हैं भाई। हाँ। और सुनिए, हाँ। जहां से राफेल मंगाने के लिए पैसे नहीं थे कांग्रेस के राज में, आज वो हमारा यूपीआई एग्जीक्यूट करना चाहता है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये बार बार आदिवासी की बात कर, अरे सुन लो भाई, काहे दर्द हो रहा है? सुनो, बूंजन भाई के घर पे राहुल गांधी जी रोटी खाने गए थे, याद है सबको? उस बूंजन भाई को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का मकान मिला, नल योजना में जल मिला, उसके साथ ही आयुष्मान योजना में कार्ड मिला। ये है मेरा प्रधानमंत्री। और मजे की बात, इसे देश के अंदर 26 एक्सप्रेसवे बना दिए, कितने सारे एम्स, कितने सारे लोगों को हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना दी। रोजगार कितने को दिया भाई, ये बताओ पहले तो आप। रोजगार प्रधानमंत्री ने कितने को दिया? 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी जब 14 में आए। आज तक अगर देखो तो कितने 9 साल हो गए, 9 दूनी 18 करोड़ जॉब कहाँ है? बीजेपी गवर्नमेंट 18 करोड़ जॉब दे दो इनको बच्चों को। अगर जो ये जॉब मांगेंगे ना, इनके ऊपर लट बजाएंगे। लट बजाते हैं। आराम से कूल डाउन। मुझे सिर्फ 20 सेकंड चाहिए। मेरे भाई को बताना चाहता हूँ, भाई 40 करोड़ भारतवासियों को 23 लाख करोड़ से ज्यादा का मुद्रा योजना का लोन भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। और दूसरी चीज, एक मिनट बजाने की बात, भारत सरकार से किसानों पे किस प्रकार से बिहार में न्यूज 18 इंडिया, क्या न्यूज 18 इंडिया इसको प्रमाणित करती है? क्या कहीं डाटा है कि 40 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है? आप बताइए, अगर आप मैं तो एक ही आंकड़ा जो परसों नरसों आया उसी को बता सकता हूं कि इस देश में 51 में बेरोजगारी की दर और 2022 और 23 में बेरोजगारी की दर लगभग एक ही रही। यानी 50 में हम 36 करोड़ थे और आज हम 140 करोड़ हैं। भाई ऐसा नहीं है। एक मिनट, 40 करोड़ लोग क्या भारत देश के नहीं है? भाई ऐसा, मैं
अभी परसों नर्सों का एक आंकड़ा बताया, मैंने एक आंकड़ा बताया। तो बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ प्रधानमंत्री जी, शायद 63वां या 64वां विदेश यात्रा है, 64 बड़ी विदेशी कंपनी बता दीजिए जो दिल्ली या विदेश में आके फैक्ट्री खोले और जिससे रोजगार मिलाओ, बता दीजिए ना। राइट राइट, आराम से लगा के आग शहर। एक मिनट, अरे रुको भाई, बोलने का सबका हक है और डिबेट मतलब ये होती है कि हर आदमी बोलेगा। जी जनाब। लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, लगाकर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाहपरश बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत है। क्या बात है, वाह जनाब। मणिपुर जल रहा है साहब। हम ऐसे विपक्ष चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर बोले, लेकिन नहीं बोला जाता। महंगाई की आग लगी हुई है, सब्जी टमाटर आलू प्याज के दामों में आग लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे गए हैं, जाएं, वो अपने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में जाएं, 10 करोड़ का सूट पहने, 5 लाख का चश्मा लगाएं, 1.5 लाख का पैंट पहने, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब चाइना साहब हस्तक्षेप करता है और लद्दाख के अंदर, अरुणाचल के अंदर, हिमाचल के अंदर घुसता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2 आंख नहीं बोलते। ऐसे विपक्ष हम चाहते हैं कि लाल आंख कर करके डराना चाहिए था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने लाल शर्ट पहन करके दिखाया। जी जी, आराम, गुस्सा नहीं होते, गुस्सा बिल्कुल नहीं होते, आराम से। जी डोकलाम में जब देखिए भाई, आंकड़ा दिया था ना, मैंने भी उनका रखा, तो गुस्सा नहीं होते ना, ये तो नाराज नहीं हुए। हाँ बिल्कुल आराम से। जी देखिए प्रतीक जी, पहले मैं जो राजनीतिक दलों की मानसिकता है उस पर बात करूंगी। जो वाम दल है उनका जो उनकी जो आधार होता है या उनका जो उनकी महत्वता होती है वो चीनी इंटरेस्ट को देते हैं। अगर हम सेक्युलर पार्टीज की बात करें तो वो करती है तुष्टीकरण की राजनीति और एक वर्ग विशेष को वो प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हम अगर मौजूदा सरकार की बात करते हैं तो उनका जो प्राथमिकता है वो ये है कि देश में विकास हो, भारत पूरी दुनिया में तरक्की करे और एक ग्लोबल लीडर के तौर पे आगे बढ़े। अब मैं बताती हूँ जो इन्होंने सवाल किया, इनको दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत होती है जब डोकलाम आराम बोले, मैंने किसी के में नहीं बोला। देखिए डोकलाम में जब चीनी दुस्साहस करते हैं तो हमारी सेना उनको जवाब देती है और विपक्षी तालियां बजाते हैं। देखो चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली, इन्होंने कभी इनके मुंह से कभी चाइना के विरोध में एक शब्द निकला? पूछिए, ये देश के प्रधानमंत्री के विरोध में बात करते हैं, चाइना के विरोध में एक शब्द नहीं निकलता। यहाँ से इनकी सच्चाई निकलती है कि इनका इंटरेस्ट, इनकी जो मानसिकता कहाँ से जाके मिलती है। आप बताइए, चाइना के ऊपर कुछ नहीं बोलते, हर बार यही खता करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी से राहुल गांधी साहब ने यही तो सवाल करा था, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? अडानी साहब के ऊपर उन्होंने सवाल करा, उनसे का बाहर का रास्ता। यही तो सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि जेपीसी आप क्यों नहीं करा रहे? और सत्ता पक्ष ने पहली बार ऐसा हुआ आजाद भारत के बाद कि सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। यही मुझे मालूम है डिबेट अब अपने चरम पे पहुंच चुकी है। इससे पहले कि मुझे पानी ठंडा डालना पड़े, शायरी में जवाब नहीं होगा। जब आग लगी हो तो पानी डालना चाहिए, शायरी नहीं। मैं आ रहा हूं। आपने कहा कि बाहर का रास्ता दिखा दिया, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स कोर्ट ने कहा, उसके बाद हुआ है, वो कोर्ट से हुआ है, किसी के इल्जाम से नहीं। और आप कोर्ट पे विश्वास करते हैं, आप नौजवान आदमी हैं और आप न्यायालय की व्यवस्था पे विश्वास। मैं आ गया रमनीश जी आ गया। जी भैया जी, पूरा विपक्ष से भी सवाल पूछना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है, अरविंद केजरीवाल से ये जवाब जानना चाहता है कि आप चौथी पास राजा जिसको कहा करते थे, जिसको आप संज्ञा दिया करते थे, 14वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले तो उसी नेता को मिले, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसके बाद चौथी पास राजा जिसको आप तो बहुत बड़े आईटीएन है ना, आप बहुत पढ़े लिखे, आपके मंत्री सारे पढ़े लिखे हैं, तो आपसे मैं जवाब जानना चाहता हूं, आपसे ये जवाब दीजिए, आपने दिल्ली की आम जनता के लिए ऐसा कोई आविष्कार क्यों नहीं कर लिया जिसमें वो पानी में भी चल सके, उनके मवेशी जो है। मैं बताता हूं आपको, एक लाइन का जवाब है। ये बात थी 2010-11 की। मैं किसी दूसरे चैनल में काम करता था और मैंने लगभग 30 या 40 यमुना पे शो किए होंगे। वो आज पिछले मार्च में नहीं रहे, मनोज मिश्रा जी ने मुझसे एक बात कही थी 2010 और 11 में, मैं आज उनको याद करता हूं। पानी पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यमुना पे बहुत अच्छा, यमुना जियो प्रोग्राम था उनका। उन्होंने कहा था एक दिन प्रतीक याद रखना,
मैं रहूं ना रहूं, मुझे आज याद आ गई, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन यह बात सच है कि यमुना एक बार अपना तट तोड़ के लाल किले की दीवार को टकराएगी। और मैंने पूछा क्यों, मैंने पूछा था क्यों, तो बोले जो हमने निर्माण किए हैं वो सब अवैध हैं। यमुना का गंगा का जो फ्लो है उस पे हमने निर्माण किया है। बोले मैं एक वक्त था जब यमुना में लाल किले के पास उस यमुना को देखा, उसके पास देखा, आज कहां है यमुना। मैं किसी को इंकार नहीं कर रहा, विस्थापन है, बहुत सारी नीतियां हैं, निर्माण है, लेकिन यह बात सच है कि जब आप किसी नदी की हत्या करते हैं तो दिन तो जरूर आएगा जब नदी खड़ी होगी, सवाल पूछेगी और कहेगी कि तुमने क्यों किया, क्यों किया। आज वही सवाल यमुना पूछ रही है और हमारे पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि हम तुमको ब्लेम करते हैं, हम अपने को ब्लेम करते हैं। बस थोड़ा सा ब्रेक के बाद वंदे मातरम। हाल दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइंस में भी दिखा। बाढ़ के पानी में सड़कें समंदर बन गई तो गलियों से दरिया बहता दिखाई दिया। और कुछ लोग बाढ़ के पानी में अपना सामान निकालते दिखे। घरों के निचले हिस्से में पानी भर जाने से लोगों को दूसरी मंजिल पर शरण लेनी पड़ी। सिविल लाइंस इलाके में रिंग रोड पर पानी भरने से मजनू का टीला को कश्मीरी गेट ISBT से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई। बाढ़ से प्रभावित ये इलाका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास और दिल्ली विधानसभा से महज 500 मीटर की दूरी पर है। वहीं दिल्ली के निगम बोध घाट इलाके में तो हालात और ज्यादा खराब दिखे। वहाँ बनाई गई गौशाला पूरी तरह पानी में डूब गई, जिसके बाद काफी मुश्किल से गायों को वहाँ से निकाला जा सका। दिल्ली में यमुना नदी का सबसे रौद्र रूप लोहे के पुराने पुल के पास दिखा। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी का पानी 208 मीटर को भी पार कर गया, जिसके बाद ऐसा लगा कि यमुना का पानी पुराने लोहे के पुल को भी पार कर जाएगा और अपने साथ उसे बहा ले जाएगा। यमुना नदी में पानी की रफ्तार और हाहाकारी लहरों से खतरे को देखते हुए 3 दिन पहले ही पुल पर आवाजाही रोक दी गई थी। पुराने लोहे के पुल के पास अभी फिलहाल मैं खड़ी हूँ। ये पुराना लोहे का पुल है और आप देखिए नीचे यमुना और ऊपर पुल, कितना जरा सा फासला यहाँ पर बचा रह गया है। दिल्ली में राजघाट जाने वाली सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ घुटनों तक पानी भर चुका था। ITO के नजदीक राजघाट जाने वाला रास्ता आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सर्विस चलती रोड थी। यहाँ पर पुलिस के कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर ने एक ही झटके में दिल्ली के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। दिल्ली के मोनेस्ट्री, यमुना बाजार, यमुना खादर, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त बह रही है और जिसका असर निचले इलाकों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी घुस चुका है, तो वहीं मथुरा में भी लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ यमुना लबालब भर चुकी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए दिल्ली की है। इस तस्वीर में आप देखेंगे यमुना में कितना जबरदस्त तूफान आया है और दूसरी तस्वीर मथुरा से सामने आई। यमुना का जलस्तर यहां पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, यानी कि जो आसपास के इलाके हैं उनके लिए बहुत मुसीबत आने वाले समय में भी हो सकती है। दिल्ली में आई बाढ़ की वजह से पीने के पानी का भी बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यमुना नदी का पानी भर गया, जिससे उन्हें बंद करना पड़ा। दिल्ली सरकार के मुताबिक इन प्लांट के बंद होने से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसका मतलब यह हुआ कि यमुना के पानी में डूबती दिल्ली में यहाँ के लोग प्यासे रहेंगे। यमुना नदी का पानी बढ़ने से दिल्ली में वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह बंद कर दिए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। हालांकि तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से बाढ़ का पानी निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें दोबारा शुरू किया जा सके। लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। इस वक्त दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया, जहां सैकड़ों घर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए, जहां एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालती हुई भी नजर आई। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में सड़कें तो नजर ही नहीं आ रही हैं, लेकिन सरकारी दफ्तरों तक में भी पानी जा घुसा है। दिल्ली परिवहन निगम के दफ्तर में भी कई फीट तक पानी घुस गया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पानी पानी इस वक्त पूरी दिल्ली दिखाई दे रही है। कोई ऐसा इलाका नजर नहीं आता जहां पर पानी ना हो। दूसरी तस्वीर डीटीसी दफ्तर में भी सैलाब आ गया।
दिल्ली के कई इलाकों में आई बाढ़ की वजह से ट्रैफिक रूट में भी बदलाव कर दिया गया। यमुना नदी में उफान की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया, जिससे उन्हें बंद करना पड़ा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक रूट में बदलाव का दिशा निर्देश जारी कर दिया। क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें समंदर बन गईं, जिसकी वजह से ट्रैफिक रूट में बदलाव कर दिया गया। यमुना नदी का पानी आने के बाद दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट, मेन रोड, रिंग रोड और भैरव मार्ग को बंद कर दिया। बाढ़ के पानी की वजह से आईपी फ्लाईओवर और चंदगीराम अखाड़े के बीच महात्मा गांधी मार्ग और कालीघाट मंदिर और दिल्ली सचिवालय के बीच महात्मा गांधी मार्ग को भी बंद कर दिया गया। वजीराबाद ब्रिज और चंदगीराम अखाड़े के बीच बाहरी रिंग रोड पर भी आवाजाही रोक दी गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली सड़कों पर दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री भी रोक दी गई। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर पानी छोड़ दिया गया, जिसने दिल्ली के लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पहले छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली बाढ़ से जूझ रही है। और एक बार फिर हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ दिया गया, जिसके कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच जाने की संभावना जताई गई। और अगर ऐसा हुआ तो पहले ही बाढ़ से जूझ रही दिल्ली के हालात और बिगड़ सकते हैं। लगातार यमुना नदी का पानी बढ़ने से दिल्ली की सड़कें हों या गलियां समंदर में तब्दील हो गई। ऐसे में हथनीकुंड बैराज से आ रहा लाखों लीटर पानी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। इस समय 1,51,000 क्यूसेक हम रिलीज कर रहे हैं। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के रिहायशी इलाके हों या निचले इलाके, सभी जगहों पर पानी ने ऐसा सितम ढाया कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। इस वक्त दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया, जहां सैकड़ों घर डूबे हुए दिखाई दिए। एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है, सड़कों पर सैलाब आ चुका है, गाड़ियां अब नजर नहीं आ रही हैं, सिर्फ पहिए नहीं डूबे हैं, पूरी की पूरी गाड़ियां डूब चुकी हैं। डीटीसी दफ्तर में भी पानी घुस गया, तीसरी तस्वीर में आप देखिए। और चौथी तस्वीर आप देखिए, अंडरपास ये था, लेकिन इतना पानी भर गया कि लोग यहां पर तैरकर इस अंडरपास को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी दफ्तर भी नहीं बचे हैं। दिल्ली परिवहन निगम के दफ्तर में कई फीट तक पानी पहुंच गया है, भर गया है। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त दिल्ली की स्थिति क्या है उसे बयां करती हुई। यमुना नदी में आई बाढ़ ने दिल्ली के सोनिया बाहर इलाके में हाहाकार मचा दिया। नदी की चपेट में आकर पूरा इलाका डूब गया और पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की कई टीमें जुट गई। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। नदी से आया सैलाब सड़कों और गलियों को डुबोता हुआ लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से कई परिवारों को छतों पर पनाह लेनी पड़ी। मुसीबत में फंसे उन लोगों को बचाने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों को गलियों में नाव उतारनी पड़ गई। नाव के जरिए वहां से सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि यमुना नदी के किनारे वाले इलाकों में पानी का स्तर और बढ़ सकता है। दिल्ली का सोनिया विहार इलाका यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। ऐसे में नदी के रौद्र रूप को देखते हुए वहां रुकना खतरे से खाली नहीं। उफनती यमुना नदी के पानी में दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास भी घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से उस इलाके में ट्रैफिक रोक दिया गया। क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से राजधानी दिल्ली की सड़कें डूब गईं। हालात इतने खराब हो गए कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के घर के आसपास भी बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बहुत निकट है और यहाँ की आप हालात देखें। वहाँ की सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसकी वजह से उन पर गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया, क्योंकि सड़कों पर हर तरफ बाढ़ के पानी का कब्जा हो गया। वो पानी इतना मैला दिखा कि उसके नीचे के गड्ढों और खुले मैनहोलों का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया, जिसकी वजह से उन पर चलने का मतलब हादसे को दावत देना था। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में बाढ़ के बीच हैरान कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आईं, जिनमें कुछ लोग गले तक भरे पानी में गाय और भैंसों को बचाते नजर आए। और इस दौरान एनडीआरएफ के जवान भी उनकी मदद करने में जुट गए, क्योंकि यमुना नदी से आए सैलाब की वजह से दिल्ली का यमुना बाजार इलाका पूरी तरह से डूब गया और उसकी चपेट में कई गौशालाएं भी आ गईं। वहां फंसी गायों को बचाने के लिए इलाके के कुछ लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। गले तक भरे पानी के बीच वो लोग गायों भैंसों को निकालते नजर आए। बाद में उनकी मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पानी में उतर गई। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ के जवानों ने इलाके के लोगों के साथ मिल एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। परेड में भारतीय सेना की टुकड़ी भी शामिल, भारतीय राफाल भी बना परेड का हिस्सा। अंतरिक्ष में भारत ने रचा एक और इतिहास, सफलतापूर्वक अंतरिक्ष के लिए उड़ा चंद्रयान 3। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर वैज्ञानिकों को दी बधाई। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में मामूली कमी, लेकिन पहले से अधिक इलाकों तक पहुंचा पानी। बुराड़ी इलाके में पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद हरियाणा के करनाल में एनडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल लिया। वहां बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जवान पहुंचे और नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया।
साथ ही घरों में फंसे लोगों के लिए खाने पीने का सामान भी पहुंचाया गया। क्योंकि भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और करनाल के कई गांव पूरी तरह डूब गए। कुछ इलाकों से दहशत पैदा करने वाले वीडियो सामने आए, जिनमें कई घर दरिया में समाये दिखाई दिए। यही वजह रही कि वहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। इस दौरान जवान वहां नाव के सहारे लोगों के बीच खाने पीने समेत दूसरा जरूरी सामान पहुंचाते नजर आए। और अभी धीरे धीरे जा रहे हैं, किश्ती में आगे भेज रहे हैं, खाना भी बांट रहे हैं, ठीक है, सारा प्रशासन लगा हुआ है। साथ ही जवान ऊंचे इलाकों में लोगों के रहने के लिए टेंट का इंतजाम भी करते दिखे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहां के निचले इलाकों में पानी भर गया, कई घर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। लगा कि मानो ये यमुना का ही इलाका हो। उत्तरी दिल्ली के एक बड़े से इलाके में पानी भर गया। वहीं यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया कि रिहायशी इलाकों में भी पानी भर आया, जहां सैकड़ों घर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। गनीमत ये रही कि वक्त रहते एनडीआरएफ की टीम ने वहां रहने वाले लोगों को बाहर निकाल लिया। यमुना के पानी की वजह से हालात ऐसे हो गए कि दिल्ली में टापू बन गया, जहां चारों तरफ पानी और बीचों बीच उस पानी में घर डूबे हुए दिखाई दिए। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा के रिहायशी इलाकों में भी यमुना का पानी घुस गया, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार बारिश की वजह से यहां के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगी। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वहां की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा नजर आया और लोग उसके बीच से ही गुजरते दिखे। बताया गया कि सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्ते डाइवर्ट कर दिए, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोग पैदल ही जा रहे हैं, जिस तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं, घुटनों से ज्यादा पानी यहाँ पर भर चुका है। पानी भरने की वजह से वहां के एक अस्पताल पर भी जल भराव का खतरा मंडराने लगा, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने पानी रोकने का काम शुरू कर दिया। वहीं भारी बारिश और जल भराव की वजह से नोएडा में स्कूल बंद कर दिए गए। दिल्ली में बाढ़ से अभी और ज्यादा तबाही आ सकती है, लेकिन हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से पहले ही कई इलाकों में हाहाकार मच गया। यमुना नदी के पानी ने लाल किले को भी आगोश में ले लिया। बाढ़ का पानी लाल किले के पास की सड़कों पर तेज रफ्तार से बहता दिखा। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यमुना का जलस्तर 208 मीटर को भी पार कर गया, जिससे लाल किले के पीछे का हिस्सा पूरी तरह डूब गया। सड़क पर घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। कल तक बात हो रही थी दिल्ली डूब जाएगी, दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी, दिल्ली के लोग परेशान हो जाएंगे, पर आप देख लीजिए कि दिल्ली लगभग डूब चुकी है। लाल किले के पास रिंग रोड पर तो यमुना का पानी इतना ज्यादा भर गया कि वहां से सामने आई तस्वीरों में समंदर जैसी लहरें उठती दिखी। लाल किले के ठीक पीछे वाली तस्वीर जो रेलवे ब्रिज है, ये देखिए, एक जो हमें ट्रक है वो नजर आ रहा है। कुछ बसेस यहाँ रिस्क उठाकर जरूर निकल रही हैं। लाल किले के पास पानी के बहाव का अंदाजा वहां से आई एक तस्वीर से लगाया जा सकता है, जिसमें करीब पूरी तरह डूब चुके एक रिक्शे पर बैठा एक शख्स पानी के साथ बहता दिखा। कश्मीरी गेट इलाके में यमुना के पानी ने तांडव मचा दिया। वहां सड़कें तालाब बन गई, हर तरफ मटमैला पानी बहता दिखा, जिससे हालात बेकाबू हो गए। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एक तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो सड़क के दूसरी तरफ तेज रफ्तार नदी बह रही हो। जहां तक नजर जा रही थी, बाढ़ का मटमैला पानी नजर आ रहा था। जिस तरफ से ट्रैफिक खोला गया था, उधर भी सड़क पर आगे पानी भरा दिखा। मजबूरी में गाड़ियां बाढ़ के पानी को पार करके जाती दिखाई दी। सड़क पर आए यमुना नदी के पानी ने कश्मीरी गेट इलाके में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। दिल्ली में बाढ़ लाने वाली यमुना नदी का पानी आईटीओ ब्रिज के पास पहुंच गया और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह डूब गया, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबत कई गुना बढ़ गई। आईटीओ ब्रिज से होते हुए पुरानी दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर घुटनों तक यमुना नदी का पानी भरा दिखा। कश्मीरी गेट से पहले हनुमान मंदिर के आसपास सड़क पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। वहां से सामने आए एक वीडियो में दो लोग एक स्कूटर को धक्के लगाकर पानी के बाहर ले जाते दिखे। दिल्ली में लोहे के पुल से पुरानी दिल्ली को जोड़ने वाला अंडरपास बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक को पहले ही रोक दिया था। तमाम बड़े नाले हैं ऐसे, वो यमुना में जाकर मिलते हैं और यमुना अब खुद उफान पर चल रही है। ये अंडरपास लोहे के पुल से इधर पुरानी दिल्ली को जोड़ता है। आईटीओ इलाके में सड़कों पर पानी भरने से कई जगहों पर लोगों को ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ा। यमुना के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइंस में भी दिखा। बाढ़ के पानी में सड़कें समंदर बन गई तो गलियों से दरिया बहता दिखाई दिया और कुछ लोग बाढ़ के पानी में अपना सामान निकालते दिखे। घरों के निचले हिस्से में पानी भर जाने से लोगों को दूसरी मंजिल पर शरण लेनी पड़ी। सिविल लाइंस इलाके में रिंग रोड पर पानी भरने से मजनू का टीला को कश्मीरी गेट आईएसबीटी से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई। बाढ़ से प्रभावित ये इलाका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास और दिल्ली विधानसभा से महज 500 मीटर की दूरी पर है। वहीं दिल्ली के निगम बोध घाट इलाके में तो हालात और ज्यादा खराब दिखे। वहाँ बनाई गई गौशाला पूरी तरह पानी में डूब गई, जिसके बाद काफी मुश्किल से गायों को वहाँ से निकाला जा सका। दिल्ली में यमुना नदी का सबसे रौद्र रूप लोहे के पुराने पुल के पास दिखा।
हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी का पानी 208 मीटर को भी पार कर गया, जिसके बाद ऐसा लगा कि यमुना का पानी पुराने लोहे के पुल को भी पार कर जाएगा और अपने साथ उसे बहा ले जाएगा। यमुना नदी में पानी की रफ्तार और हाहाकारी लहरों से खतरे को देखते हुए 3 दिन पहले ही पुल पर आवाजाही रोक दी गई थी। पुराने लोहे के पुल के पास अभी फिलहाल मैं खड़ी हूँ। ये पुराना लोहे का पुल है और आप देखिए नीचे यमुना और ऊपर पुल, कितना जरा सा फासला यहाँ पर बचा रह गया है। दिल्ली में राजघाट जाने वाली सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ घुटनों तक पानी भर चुका था। ITO के नजदीक राजघाट जाने वाला रास्ता आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सर्विस चलती रोड थी। यहाँ पर पुलिस के कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर ने एक ही झटके में दिल्ली के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। दिल्ली के मोनेस्ट्री, यमुना बाजार, यमुना खादर, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त बह रही है और जिसका असर निचले इलाकों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी घुस चुका है, तो वहीं मथुरा में भी लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ यमुना लबालब भर चुकी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए दिल्ली की है। इस तस्वीर में आप देखेंगे यमुना में कितना जबरदस्त तूफान आया है और दूसरी तस्वीर मथुरा से सामने आई। यमुना का जलस्तर यहां पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, यानी कि जो आसपास के इलाके हैं उनके लिए बहुत मुसीबत आने वाले समय में भी हो सकती है। दिल्ली में आई बाढ़ की वजह से पीने के पानी का भी बड़ा संकट आ सकता है क्योंकि 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यमुना नदी का पानी भर गया, जिससे उन्हें बंद करना पड़ा। दिल्ली सरकार के मुताबिक इन प्लांट के बंद होने से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसका मतलब यह हुआ कि यमुना के पानी में डूबती दिल्ली में यहां के लोग प्यासे रहेंगे। यमुना नदी का पानी बढ़ने से दिल्ली में वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह बंद कर दिए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। हालांकि तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से बाढ़ का पानी निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि मन का आपा ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा और हमको शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। ब्रेक में मैं आ रहा हूं, मैं आपसे बात नहीं कर पाया। दरअसल क्या कि कभी कभी मुद्दे आपस में इतने उलझ जाते हैं और आप भागलपुर से आई सिर्फ शोध के लिए, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। किसी ने कहा, मैंने जब ब्रेक लिया तो यमुना पे ही बात की थी मैंने। ये बात सच है। लगभग 30-40 शो करने के बाद मुझे समझ में आया कि लगभग 22.5 किलोमीटर का रन है
सिर्फ यमुना का दिल्ली के आसपास, दिल्ली में जहां वो पल्ला, एक जगह है पल्ला, वहां पे यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है और उसके बाद ये यहां से जो खादर का हिस्सा है जहां पे वो मिल जाती है जाके आगे हरियाणा, उतने हिस्से पे दिल्ली का यमुना का साथ है। लेकिन जो बेतहाशा निर्माण और बेतहाशा यमुना के क्षेत्र में जो निर्माण हुआ, बेहिसाब, इसमें सब दोषी हैं, हम सब, आप सारे लोग, और वही हिस्सा है जो यमुना आज टकरा रही है लाल किले पे। बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, यमुना की छाती का, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। और ये बात तब एक्सपर्ट्स से बात हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि आज से कोई 12-13 साल पहले कि 78 की बाढ़ वो कह रहे थे, और 77 जो भी है भाई, 208 का जो था वो सीमा पार कर गई थी, वो आज ये स्थिति है। और सबके लिए हमने जो बेतहाशा निर्माण किया वो तो आना ही है, वो यमुना का फ्लो है, नेचुरल फ्लो है जहां पे हमने निर्माण किए हुए हैं। बहरहाल हम सारे लोग उसके लिए दोषी हैं, हम सारे लोग उसके लिए आंसू ना बहाएं, सोचें कि अपने बच्चे को हम क्या सौंप कर जाने वाले हैं, यह तो बात बनती है। और अगर आप कहें कि आंसू बहाने हैं तो चलिए साहब, मैं भी आंसू बहाता हूं, आप भी बहाइए आंसू, इससे तो होने वाला नहीं, कुछ तो जरूर निर्माण होना चाहिए। मैं आपके पास आ गया जी, पहले माफी, बहुत देर बाद आया, मैं आना चाहिए था पहले। आप मेरे शो में शरीक हुई, आई, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली आती रहती हैं? नहीं, हम भागलपुर से आए डॉक्टर को दिखाने के लिए। हाँ। रोज टीवी में आपका प्रोग्राम देखती थी। हाँ। तो हमको लगा कि एक बार चल के क्यों ना देखूं, उनसे बातचीत करूं, तो इसलिए मैं यहाँ आपके सामने। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप आई, आप मेरा शो देखती हैं, और ऐसे ही बहुत सारे बुजुर्ग चाय की चुस्कियों के साथ और बड़े सारे लोग देखते हैं शो में। अब ये तो मुझे नहीं मालूम अच्छा क्या लगता है, अच्छा ही लगता है। अब वो अच्छा नहीं लगता, कभी ये तकाजा भी होता है, बुजुर्ग कभी कभी बच्चे का मन रखने के लिए कह देते हैं अच्छा लगता है, और ना भी अच्छा लग रहा हो तो आप मेरी माँ हैं, आपको तो ये कहना ही पड़ेगा। एक और बात है कि मथुरापुर मेरा घर है। हाँ। और शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन है। हाँ। और कहलगांव में आना जाना होता है, लेकिन सड़क बहुत खराब है, एकदम आ नहीं जा सकते हैं हम लोग, इसके लिए थोड़ा कुछ। कहलगांव की सड़क जी, वो बिहार। हाँ। भागलपुर। हाय माँ का दिल ऐसा ही होता। मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, तुम्हारी बात मैंने बात नहीं किया। कहने लगे सब अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, आपका शो बहुत अच्छा है, रोज शाम को देखती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, रोज पसीना देखती हूँ आपका, सब बढ़िया है। मैंने कहा आप तारीफ कर रही हैं, अच्छी बात है। बोले एक काम है। बोले बताइए काम क्या है? अधिकार है उसका। कह रही कहलगांव की सड़क बन जाती तो बहुत अच्छा होता। मेरे बच्चे भी उसी तरह आराम से आते जाते, स्कूल के जो बच्चे, मेरे बच्चे मतलब जो स्कूल के बच्चे, जो लोग रोज आते जाते हैं, जब मैं ऐसे मौकों पे बोला करूं तब भारत माता की जय जोर से बोला करिए। अब पूछे इसका रिलेवेंस क्या था? इसलिए रिलेवेंस है कि सिर्फ गरीब मर रहा, मुझे मालूम है, देख रहा हूं मैं, तुम अपने इलाज करो पहले, अपने दिमाग का पहले। सवाल यह है कि रिलेवेंस क्या है इसका? रिलेवेंस यह है कि हम सिर्फ नारा ना लगाएं, अगर आंख खोल सकते हैं तो खोलें, अगर अड़ोस पड़ोस अपने चीजें दर्द देख सकते हैं तो उसको साझा करें, तब तो बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी बात। क्योंकि अब एक आदमी से सोचे कि देश बन जाएगा तो नहीं संभव है। हम सबको बराबर का कंधा, अपनी बराबर का योजनाएं और सहयोग देना पड़ेगा, तब चीजें बेहतर नजर आएंगी। जी, समाजवादी पार्टी। देखिए बाढ़ भी आ रही है, मणिपुर जले तो जले, जनता बाढ़ में जाए तो जाए, जनता भाड़ में जाए तो जाए, लेकिन विश्व गुरु बनने की जो सनक है ना, कि इतने अवार्ड मिल गए हैं। और दूसरा ये सड़क, ये सरकार तो विश्व गुरु बनेगा और बनेगा। ये बात करने आता है, लड़ाई करने आता है। हाँ जी, यमुना किनारे डिबेट एक ऐसी चीज है कि जो आपको जानकारी वो हमें दीजिए, जो हमारे पास है वो आप लीजिए। अंदर आइए, अंदर आइए, आप जो तुरंत अंदर आ जाइए, आप तुरंत अंदर आ जाइए। क्या नाम है साहब आपका? आमिर खान। आमिर खान साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, चुपचाप रहिए। आमिर भाई क्या आपने कहा, जो बोलिए। डिबेट का मतलब होता है जो जानकारी हमारे पास है वो हम आपको दें, और जो आपके पास है वो हमसे लें, वो हम ले लें।
ये नहीं होता है कि हम कुछ बता रहे हैं आप उस पर आगे करने लड़ने। कहाँ से आमिर भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। बड़ी लड़ाई भी बड़ी शाइस्तगी से करते हैं। कहने साहब मैं लड़ बैठूंगा आपसे, अगर आप माने नहीं तो मैं लड़ाई हो जाएगी आपसे। आमिर भाई हम भी वहीं के बाशिंदे हैं, आप बहुत अच्छी बात उम्दा बात कही। बात कहने दीजिए, जिस शब्द पे मुझे एतराज था मैंने टोका, सनक शब्द गलत है, मैंने टोक दिया। मैं समाजवादियों की, यही लोगों की, राम भक्तों के ये हत्यारे हैं, राम का नाम ये ले नहीं सकते, देश के विकास हो रहा है। अभी बहुत अच्छा आंकड़ा दे रहे थे कि 40 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत उन्हें लोन मिला और उन्होंने रोजगार किया। 40 करोड़ लोगों ने रोजगार किया, एक आदमी रखा भी होगा, 80 करोड़ ये हो गए और 85 करोड़ को राशन मिल रहा। 1 करोड़ कितने हो गए? 1 अरब 65 करोड़ लोग, और जनता है हमारे यहाँ 1 लाख 1 करोड़ 40 1 अरब 40 करोड़। तो ये कौन सा गलत है? झूठ बोलने वाले लोग हैं। अभी कह रहे थे मंत्रमुग्ध सरकार इसलिए है कि जब प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो निर्मला सीतारमण कहती है मैं तो प्याज खाती नहीं। अब उनके समर्थक कह रहे कि भैया टमाटर ना खाओ, तो भैया क्या क्या ना करें ये बता दो। आटा भी महंगा हो रहा, क्या आटा खाना भी बंद कर दे? तो लोगों को सीधा कह दो कि आप जाओ, जमुना में बाढ़ आई हुई है उसमें ही कूद जाओ। अगर कोई आपके बारे में बोलना चाहे और आपके बारे में आपकी बुराई कर रहा हो तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए। अगर आप बड़े सबसे बड़े लोकतंत्र हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमता जरूर होनी चाहिए कि सुन सकें आप किसी की बात। बेटा मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं, क्या है नाम बेटा? अंशुल नाम है मेरा। अंशुल। अंशुल बेटा ये क्लास है, ये बोलने की जगह नहीं है। पहले तुम्हें 6 महीने से खड़ा होना सिखाऊंगा, फिर बोलना सिखाऊंगा। जी जी। देखिए प्रतीक जी, किस प्रकार से 140 करोड़ भारतवासियों की छाती चौड़ी हो रही है। देश विश्वगुरु बनता जा रहा था, इनको लगता है ये सनक है। अरे भैया देश को आगे ले जाने के लिए सनक जरूरी है। आपकी तरह मुस्लिम अपीजमेंट आवश्यक नहीं है, आतंकवादियों को छोड़ना आवश्यक नहीं है। राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने वाले कैसे हजम करेंगे कि आज देश के अंदर राम राज्य आ रहा है। दूसरी चीज, इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि भैया इतने करोड़, तो मैं इनको समझाना चाहता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपया आज ऋण के रूप में मिला है, लेकिन 81 करोड़ भारतवासियों को लगातार राशन योजना मिल रही है। इनको ठीक, मैंने ले लिया आपका, मैंने आपकी बात ले ली। क्लैरिफिकेशन मैं आ रहा हूँ। क्लैरिफिकेशन के लिए एक बार समाजवादी पार्टी के पास फिर से जाना पड़ेगा, देन आई विल कम टू बीजेपी। देखिए आंकड़ा 2 बार बदल गए, अभी ये पता लग जाएगा। दूसरा, 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी देने का आपने वादा किया था, फिर क्या हुआ? 7,22,000 केवल नौकरी मिली है। नौकरी पे बात नहीं, महंगाई अपने चरम पर है। और जहां आप कह रहे थे ना कि वो इसमें वो आएगी, क्या नाम है, किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, MSP बढ़ाने की बात कर रहे थे, क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये सवाल खड़े हैं आज भी। ये विपक्ष को बोलने का पूरा हक है, सवाल पूछने का हक है, बस आराम से। जी सनक, हाँ सनक है इस देश के प्रधानमंत्री को तो कि 70 साल के बाद 18,000 गांव में बिजली पहुंचाता है। सनक है कि महिलाएं जाती थी खेत में, अपने उन महिलाओं को इज्जत कर दिया। ये भाई ये गलत बात है जी। ये सनक है कि 70 वर्षों तक महिलाएं सर जाती थी सड़कों पे शौचालय के लिए, 70 वर्ष बाद 11 करोड़ महिलाओं का इज्जत ढांकने का काम किया। ये सनक है कि 1 एम्स होता था 16 एम्स से। ये सनक है कि 1 एयरपोर्ट होता था, आज इतने एयरपोर्ट हैं। ये सनक होगा। और आप बात करते हैं बेरोजगारी की, सर एक आंकड़े रखता हूं, कोई भी आंकड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है। आप दिल्ली में यहाँ सीपी में घूम जाओ, 1000 ऐसे मिल जाएंगे जो पूछ रहे होंगे फूड ब्लॉगर भैया नमक है या हल्दी है। अरे वो रोजगार खा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, वो भी एक रोजगार है। रोजगार में आप यूट्यूब चैनल से लोग कमा रहा है, ई रिक्शा से कमा रहा है। ठीक। कांग्रेस ने बीजेपी। प्रतीक जी, हाँ भाई ने अभी बिजली की बात करी कि प्रधानमंत्री जी की सनक है बिजली 18 घंटे 50 घंटे। मतलब सनक शब्द का अर्थ वो वहाँ नहीं, सनक शब्द का अर्थ लगन से। मैं उस पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे भाई है, भाई साहब थोड़ा दिखाइए, ये भाई मेरा है
और मैं जब ब्रेक पे बैठा हुआ था तो इसने बोला कि एक सवाल सर पूछ लीजिएगा कि अंकुर बिहार का रहने वाला हूँ, वहां पर 18 घंटे बिजली नहीं आती। ये मेरा ये भाई यही खड़ा है। अब देखिए यही है जनता की बात, जनता ही बता रही है। अरे रुको रुको रुको, बोलने दो, मैं अभी बोलेंगे। अरे रुको अंकुर, रुको, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 18 घंटे बिजली नहीं है, आपके पास 18 घंटे, झूठ बोल रहे हैं वो तो आप रुकिए, झूठ बोल रहे हैं तो तब भी वेट करिए, वेट करिए। अरे बैठिए, बाप दादा ने नहीं देखी ना, चुप रहे। जी जी देखिए, दूसरी बात भाई ने बड़े बड़े आंकड़े दिए, लेकिन भाई को आंकड़ा आता ही नहीं है तो बस बोले जा रहा था। अरे भाई आंकड़ा तो हम यही मांग रहे हैं कि आप बता दीजिए, अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर कितने रजिस्टर्ड हैं आपके पास, वो बता दीजिए। आप ये बता दीजिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितने प्रकार के हैं, यही बता दीजिए अगर सरकार आप चला रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हेल्थ स्कीम और इंश्योरेंस मेडिकल स्कीम दोनों आई वो बहुत बेहतर थी। बिल्कुल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दोनों आए बेहतर थे। क्या आप इससे ताल्लुक नहीं रखते कि अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में 25 लाख का बीमा, इस विश्व में पहली ऐसी प्रदेश है, विश्व में, देश में नहीं, विश्व में ऐसा पहला प्रदेश है, 25 लाख हेल्थ गारंटी है। और लोग बोल रहे हैं सरकार, हम लोग अगर हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या, वो दोबारा आ जाएंगे। आ ही रहे हैं आप जी। प्रतीक भाई ने अशोक गहलोत पे सवाल किया ना, इन्होंने इनको पूछा 4.5 साल में कितने रोजगार दिए, और अशोक गहलोत को सेंटर के जो इनकी परिवारवादी है ना, वो उनको 1 रुपए का 4 जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 25% सरकार। जी एक मिनट, आराम से। अशोक गहलोत जी ने बहुत बढ़िया काम किया, मैं राजस्थान से ही। आराम से सुन ले तो भाई। नहीं भाई, हाँ जी, राजस्थान में बहुत अच्छा काम किया। अंदर आके बोलो भाई, हल्ला मचाएंगे तो मैं अंदर बुलाऊंगा। हाँ जी, अशोक गहलोत फिर से बोलना शुरू हुआ। अशोक गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम। हाँ। 25 लाख जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला। हाँ। 25 लाख रुपए का इलाज सच में मुफ्त में होता है। मेरी माताजी का हाथ टूट गया था, 2.5 लाख रुपए मतलब लगे उसमें, लेकिन सरकार नहीं दिए, वो मेरे जेब से नहीं लगा। बहुत अच्छा बात है। हाँ। बहुत अच्छा, कहीं से भी लाभ है। हाँ। आम जनता को मिलता है, उससे अच्छा कोई काम नहीं। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी, सबकी बातें मैंने सुनी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद समय भी कम है, जल्दी है, बहुत है बिल्कुल। हाँ। जब मोदी जी यानी कि देश के प्रधानमंत्री, थोड़ा कान खोलिएगा सर, जब मोदी जी यानी देश के प्रधानमंत्री जहाज उनका विदेश के लिए दहाड़ता है, जहाज यानी भारतीय वायुसेना का, मोदी जी का पर्सनल जहाज नहीं, वायुसेना का जहाज दहाड़ता है, इन विपक्षों का कलेजा फटने लग जाता है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इनके पास ये चश्मा जो है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति को राष्ट्रनीति के चश्मे से देखती है, पर इनके चश्मे में एक चश्मा आलोचना का है, दूसरा चश्मा में चुप्पी में पावर है। जो बंगाल नहीं दिखता, मणिपुर दिखता है, बंगाल में जनता जल रही है, नहीं दिखता। और यहाँ पे लेबर की बात हुई, मैं बताता हूँ, जितने यहाँ पे लोग हैं, यहाँ जब दिहाड़ी करने को, बिहार की बात हुई, झारखंड की बात हुई, दिहाड़ी करने के लिए जब कोई मजदूर आता था ना, उसे 500-300 ये मिलता था, उसे मजबूर किराने स्टोर से सामान्य खाद्य खरीदना पड़ता था। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड करके उसे भी राहत मोदी जी ने दिया है कि तुम कहीं कमाओ, तुम्हें राशन मिलेगा। और दूसरी बात बता रहा हूं, जवान जी बहुत फिटनेस पे ध्यान देते, बड़ा हैंडसम युवा है, एकदम जग जाहिर है। जब हमारे घर में, जवान जी मेरे घर, आपका भी उदाहरण नहीं दूंगा, अपने घर में कोई बीमार पड़ता है, घर के मुखिया घबरा जाते हैं, पड़ोस से आसपास दौड़ते हैं, कोई इमरजेंसी पड़ गया, बीमार पड़ गया, 140 करोड़ जिसका परिवार है, उसका कोरोना आया, किसी के आगे भीख नहीं मांगी, वैक्सीन बना के आज भैया जी कहीं ने सबको खड़ा करके रखा है, डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाया। और तीसरी बात मैं आपको कहता हूं, केवल आलोचना करने के लिए राजनीति मत कीजिए। बहुत बड़ा है ये देश, राजनीति से देश चला है, वो राजनीति गंदा नहीं हो सकता। जब जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो बैक बेंचर जो होते हैं ना, वो फुस कर आया। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा नंगल पंजाब से। अरे पंजाब से? पंजाब की हालत ठीक है? हम भाखड़ा नंगल देखा है जी जनाब, बोलिए। वहाँ से आया हूँ, पंजाब से। पंजाब में बहुत बुरी हालत है, फ्लड आए हुए हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ। हाँ। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हालत है, ये बात सच है। पंजाब की हालत बहुत, इसमें हिमाचल में उससे भी ज्यादा, हिमाचल में तो और भी ज्यादा हालत खराब है। तो ये राजनीति करने की बजाय पहले उन चीजों पे ध्यान, पहले उस पर ध्यान देने की जरूरत है
जो रिलीफ है उसके जी रिलीफ की। देखिए भारतीय जनता पार्टी का मेरा मित्र जो है बहुत तेजी से बोलता बहुत तेजी से। चश्मा निकाल के कहा, चश्मा जो है राष्ट्रवादी आंखों से देखते हैं, राष्ट्रवादी आंखों से देखते हैं। अरे भाई इस देश में वरिष्ठ राष्ट्र में मणिपुर नहीं है।